नमस्कार दोस्तों, टेक में चरण में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 12.2 लीनियर प्रोग्रामिंग। इस एक्सरसाइज में दोस्तों हमें वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, मतलब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गिवन है। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के हमने इनको लीनियर इनइक्वालिटीज में बदलना है। जिस प्रकार से हमने इस तरह की इक्वेशन 12.1 में पढ़ी थी ना, इस तरह की इक्वेशन में इनको बदलना है पढ़ के। और उसके आगे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, ग्राफ बनाएंगे हम और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और ये जेड की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है दोस्तों इनमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रेशमा विशेज टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड P and Q in such a way that the vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B। देखो दोस्तों, रेशमा क्या करना चाह रही है, दो तरह के फूड को आपस में मिक्स करना चाह रही है, ठीक है। किस तरह से कि विटामिन कंटेंट्स क्या हो जाए, 8 यूनिट तो कम से कम, देखो एटलीस्ट दी हुआ है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 8 यूनिट तो विटामिन ए की आए और 11 यूनिट विटामिन बी की आए कम से कम, ठीक है। तो आगे बढ़ो, आगे दे रखा है फूड पी कॉस्ट ₹60 पर किलोग्राम एंड फूड क्यू कॉस्ट ₹80 पर किलोग्राम। फूड पी कंटेन 3 यूनिट पर किलोग्राम ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स per kilogram of vitamin B, while food Q contains 4 unit per kilogram of vitamin A and 2 unit per kilogram of vitamin B. Determine the minimum cost of the mixture। देखो दोस्तों, वैसे स्टेटमेंट बहुत लंबी है, इसको हम थोड़ा सा वर्क करके सोल्व कर लेंगे। तो देखो एक बार कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हमें दिया गया एक तो फूड पी है, एक फूड क्यू है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रफ वर्क कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो, इसको आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक तो है फूड पी, ऐसे कर लेंगे इसको, और एक है हमारे पास फूड क्यू। दो तरह का क्या है, फूड है, इस प्रकार से कर लेंगे। तो जो सबसे पहली लाइन है दोस्तों, उसमें देखो रेशमा विशेज टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड, ठीक है। पी और क्यू, पी और क्यू को मिला के क्या करना चाह रही है वो, देखो एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। इसी की लाइन को लिख लेते हैं सबसे पहले। मतलब इन दोनों फूड को मिला के यहाँ पे देखो क्या बनाएगी, वो मिक्सर बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे मिक्सर। मिक्सर कैसे बनेगा, पी प्लस में क्यू, इन दोनों को मिला लेंगे, ठीक है, तब मिक्सर बनेगा। और इसमें क्या करना चाह रही है वो, ऐसे लिख देंगे एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड एटलीस्ट 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी ये है दोस्तों, ठीक है। मिक्सर मतलब इन दोनों को मिला के ये करना चाह रही है 8 यूनिट तो विटामिन ए के आ जाए फूड में, ठीक है, मिक्सर में, और 11 यूनिट किसकी आ जाए, विटामिन बी के आए। वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है दोस्तों, कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। फूड पी की कॉस्ट कितनी है, ₹60 पर किलोग्राम, यहाँ पे लिख लेंगे हम। दोनों की कॉस्ट है, दोनों की कॉस्ट लिखेंगे। कॉस्ट इसकी है फूड पी की ₹60 पर किलोग्राम, यहाँ पे लिख लिया। फूड क्यू की कॉस्ट कितनी है, ₹80 पर किलोग्राम, ये भी गिवन है, ठीक है। और आगे दे रखा है इसमें, देखो एक बार इसमें दे रखा है, देखो ये कॉस्ट होगी यहाँ पे। फूड पी कंटेंट्स 3 यूनिट पर किलोग्राम ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट पर किलोग्राम ऑफ विटामिन बी, ठीक है। तो फूड पी के विटामिन लिख लेंगे, ठीक है। इसमें फूड पी में देखो, फूड पी में दे रखा है तो 3, विटामिन ए कितना फूड पी में, ये लिखते हैं हम 3 यूनिट्स पर किलोग्राम। ये क्या है, इसमें विटामिन ए है फूड पी में, विटामिन ए। और विटामिन बी कितना है, 5 यूनिट्स पर किलोग्राम विटामिन बी है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आ जाओ फूड क्यू में, इसमें विटामिन ए कितना है, इसमें 4 यूनिट पर किलोग्राम विटामिन ए। और विटामिन बी कितना है इसमें, विटामिन बी है 2 यूनिट्स पर किलोग्राम विटामिन बी।
इतना काम कर लिया दोस्तों, ठीक है। ये हमारा रफ वर्क है और ये हमें स्टेटमेंट में गिवन था तो वो हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। इतना काम करने के बाद हमसे क्या पूछ रखा है इन्होंने, मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सर, उसको भी लिख लेते हैं, मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सर। ये हमने क्या करना है, निकालना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, एक टेबल बनाएंगे। तो देखो कैसे टेबल बनाएंगे, इसी डाटा को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। तो ये देखो, देखो दोस्तों एक टेबल बना लेंगे इसमें हम, और इसमें ये डाटा लिखते हैं जो गिवन है। देखो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों फूड पी, फूड पी लिख लिया, और यहाँ पे लिख लेंगे फूड क्यू, फूड क्यू, और यहाँ पे लिखेंगे विटामिन ए, विटामिन ए, यहाँ पे लिख लेंगे विटामिन बी, और यहाँ पे लिखेंगे कोस्ट, ठीक है। इतना काम कर लिया दोस्तों। अब ये देखो फूड पी में विटामिन ए कितना है, 3 यूनिट्स पर किलोग्राम, इसमें ऐसे लिख लेंगे 3 यूनिट्स पर किलोग्राम, ऐसे लिख लेंगे दोस्तों। विटामिन बी कितना है इसमें, 5 यूनिट्स पर किलोग्राम, ऐसे लिख लेंगे। कॉस्ट कितनी है इसकी, ₹60 पर किलोग्राम, ₹60 पर किलोग्राम। इतना काम कर लिया दोस्तों। अब आते हैं फूड क्यू में, इसमें विटामिन ए कितना है, 4 यूनिट्स पर किलोग्राम, यहाँ पे लिखेंगे 4 यूनिट्स पर किलोग्राम, और विटामिन बी है 2 यूनिट्स पर किलोग्राम, और इसकी कॉस्ट है दोस्तों ₹80 पर किलोग्राम, ₹80 पर किलोग्राम। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे मिक्सर, मिक्सर में क्या होगा, पी और क्यू को हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, पी प्लस में क्यू, ठीक है। अच्छा अब मिक्सर में देखो, जब हम पी प्लस क्यू यहाँ पे लिखा हुआ हमने, ठीक है, विटामिन ए की कितने आनी चाहिए, उसकी यूनिट्स 8 यूनिट आनी चाहिए विटामिन ए की। तो देखो ये विटामिन ए है, इन दोनों को मिला के दोस्तों क्या आना चाहिए, 8 यूनिट। इसमें लिखेंगे हम एटलीस्ट 8 यूनिट्स, कम से कम 8 यूनिट आनी चाहिए विटामिन ए की, ठीक है। इसको नहीं देख रहे दोस्तों, हमने डायरेक्ट देखा विटामिन ए की कितनी यूनिट आनी चाहिए, 8 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। विटामिन बी की कितनी रिक्वायरमेंट है दोस्तों फूड में, 11 यूनिट की। तो यहाँ पे लिख लेंगे एटलीस्ट, कम से कम, इससे ज़्यादा बेशक हो जाए लेकिन इतनी तो रहनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, एटलीस्ट 11 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा अब हम एक काम करेंगे, जो फूड पी है ना उसको हम मान लेंगे x किलोग्राम। क्यों मानेंगे दोस्तों, क्योंकि इनके हेल्प से हमने क्या करना है, लीनियर इनइक्वालिटीज बनाएंगे हम, ठीक है, मतलब इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन वो लाइन वाली। तो उसमें क्या होता है, वेरिएबल एक तो x होता है एक y होता है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे x और y नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे, ठीक है। हमने मान लिया कि जो फूड पी है वो हमारे पास है x किलोग्राम, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया, और जो फूड क्यू है हमारे पास वो है y किलोग्राम, ताकि हमारे पास x और y वेरिएबल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मान लिया दोस्तों हमने। तो फूड, ये देखो अब ये भी किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम में, पर किलोग्राम, तो हमारे पास फूड पी इतने किलोग्राम है, क्वांटिटी आ गई हमारे पास। तो 1 किलोग्राम में इतने यूनिट हैं, तो इतने किलोग्राम में कितने हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 किलोग्राम में 5 यूनिट हैं, तो इतने किलोग्राम में, x किलोग्राम में 5x हो जाएगा, इतने यूनिट विटामिन बी की आ जाएंगी। कॉस्ट कितनी है पर किलोग्राम की, 1 किलो की कॉस्ट इतनी है, तो x किलोग्राम की मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ। इसी प्रकार इसको y के साथ कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और इसको देखो ये हो जाएगा z। हमने क्या करना है, कॉस्ट को मिनिमम करना है,
तो जिसको मिनिमम या मैक्सिमम करेंगे उसको हम क्या मानेंगे, जेड मान लेंगे। इसको हमने क्या करना है, मिनिमम। ठीक है, इतना काम कर लिया दोस्तों। आगे देखो कुछ इसमें लैंग्वेज लिखते हैं। सबसे पहले ये लिखेंगे इसमें मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट इसका मतलब है जेड। मिनिमम और मैक्सिमम को क्या मानते हैं, जेड मानेंगे इसको। और एक्स और वाई क्या करने हैं इसमें, देखो एक्स और वाई निकालने हैं ना, तो हमने इनको मान लिया क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों एक्स और वाई की। तो अब देखो इसमें ऐसे लिखेंगे, लेट द मिक्सर कंटेन एक्स किलोग्राम ऑफ फूड पी। जो फूड पी है वो है कितना, एक्स किलोग्राम। वो हमने पहले से ही लिख दिया दोस्तों यहाँ पर। इसको हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। यहाँ पे लेट भी लिख सकते हैं, इसको भी लेट लिख सकते हैं। इसको हमने एक्स किलोग्राम मान लिया। इसी को लिख रहा हूँ दोस्तों, जो हमने यहाँ पे माना था ना, इसी को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई की रिक्वायरमेंट होती है हमें इक्वेशन में। ठीक है, तो इसको एक्स किलोग्राम मान लिया। और फूड पी को कितना मान लिया, फूड क्यू को, सॉरी फूड क्यू को वाई किलोग्राम। वाई किलोग्राम ऑफ फूड क्यू। ठीक है, इसको वाई किलोग्राम यहाँ पे लिख लिया दोस्तों हमने। ठीक है, अच्छा आगे दे रखा है, देखो जो ये वाली कंडीशन थी उसको लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। द मिक्सर, ये लैंग्वेज दोस्तों ये आपने पूरी लिखनी है क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, द मिक्सर मस्ट contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of विटामिन बी। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है दोस्तों। अब देखो ध्यान दो, इसमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना दोस्तों, एक्स एक्स के साथ, इसको वाई वाई के साथ। तो इसमें देखो हमने क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो उसमें एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए में आ जाओ, विटामिन ए की जो कॉलम है ना उसमें आ जाओ। इसको 3x प्लस में 4y, दोनों मिला के कितने होने चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, 8 यूनिट एटलीस्ट। तो देखो दोस्तों 3x प्लस में, देखो 3x ये हो गया, प्लस में 4y एटलीस्ट का मतलब ये होता है दोस्तों इतना तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा बेस होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, याद रखना इसमें 8 यूनिट्स ये होता है एटलीस्ट। इसको ध्यान से समझना दोस्तों। देखो एक बार मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। एटलीस्ट देखो मान लो ये बोल दिया जाए कि जो पासिंग मार्क हैं वो कितने हैं, एटलीस्ट 33 हैं 100 में से। इसमें लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे पासिंग मार्क एटलीस्ट 33। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या दिया मिलेगा, एटलीस्ट या मिनिमम। ठीक है, या तो मिलेगा एटलीस्ट या मिनिमम। यदि मान लो ऐसे बोल दिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि पास होने के लिए हमें जरूरत होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 33। तो इसलिए हमने कैसा साइन लगाया है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पास होने के लिए आप इतने नंबर तो जरूर लीजिए, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, इससे कम नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फेल हो जाओगे यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये है एटलीस्ट और मिनिमम का। यदि मान लो, अब देखो अब आ जाओ एटमोस्ट का। मान लो एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम में ये बोल दिया जाए कि आपको टाइम मिलेगा एटमोस्ट या मैक्सिमम। ठीक है, इसमें से एक चीज़ बोल दी जाए, या तो एटमोस्ट या मैक्सिमम 3 आवर्स। तो इसमें देखो तो आपको टाइम कितना मिलेगा, लेस देन इक्वल टू 3 आवर्स। इसका मतलब ये है दोस्तों, यदि आपका पेपर, यदि आपका एग्जाम 2 घंटे में पूरा होता है तो भी ठीक है, आप एग्जाम देके जा सकते हैं। यदि 2.5 में पूरा तो भी ठीक है, यदि 3 में होता तो भी ठीक है, लेकिन 3 से ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, 3 से कम मिल सकता है लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं मिल सकता, मैक्सिमम। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो साइन आएगा वो आएगा लेस देन इक्वल टू 3 आवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है एटमोस्ट का और मैक्सिमम का। तो इसमें याद रखना
एट लीस्ट आ जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू, एट मोस्ट मैक्सिमम आ जाए तो लेस देन इक्वल टू। इस प्रकार से याद रख सकते हैं दोस्तों इसको आप, ठीक है। अब आ जाओ इसमें क्वेश्चन में, इसका तो लिख लिया दोस्तों हमने। इसमें देखो विटामिन बी में आ जाओ, ये हमने इक्वेशन लिखी है विटामिन ए के लिए, ठीक है, याद रखना इसको। ये किसके लिए लिखी है? विटामिन ए के लिए। अब हम लिखेंगे विटामिन बी के लिए, इसमें ऐसे लिख सकते हैं हम, विटामिन ए की जो इक्वेशन है वो ये है। अब हम लिखेंगे विटामिन बी की इक्वेशन, ठीक है। विटामिन बी की इक्वेशन कौन सी है? 5x प्लस में 2y एटलीस्ट है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 11 आएगा इसमें। तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। और देखो दोस्तों, जो x और y हैं उसमें क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों आएगा? क्योंकि ये हमने क्या माना है? क्वांटिटी माना है, x किलोग्राम y किलोग्राम। क्वांटिटी कभी भी किसी चीज़ की नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने इसको क्या माना है? या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या मान लिया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, जेड को क्या करना? मिनिमम। जेड क्या है? कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 60x प्लस में 80y, क्योंकि x किलोग्राम है तो 60, इसमें से लिखेंगे 60x प्लस में 80y। इसको दोस्तों हमने क्या करना है? मिनिमम करना है, कॉस्ट को मिनिमम, ये काम करना है दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन हमारा जिस प्रकार से हम एक्सरसाइज 12.1 में करते थे, बिल्कुल ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई, तो अब हम क्या करेंगे? ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो देखो इसमें ऐसे लिखेंगे, द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्ट्रेंट्स या लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती है? जिसमें ये साइन होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के, ग्रेटर देन के, लेस देन के, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज। कॉन्स्टेंट्स को ही बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले इक्वेशन है विटामिन ए वाली, उसको लिखते हैं 3x प्लस में 4y इक्वल टू 8, ठीक है। एक तो ये हो जाएगी, और दूसरी इक्वेशन दोस्तों हमारे पास है वो है 5x प्लस में 2y इक्वल टू 8 इक्वल टू 11 आएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया, देखो यहाँ पे भी 11 आएगा। चलो आगे। अब देखो इसमें देखो, यदि हम x को 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। यदि y को 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू आएगी 8/3। 8/3 को हम क्या लिखेंगे? 2/6 लिख सकते हैं, 2.6, ठीक है। अच्छा, अब यदि x को 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या आएगी? 11/2 आएगी दोस्तों, ठीक है, 11/2। 11/2 को हम 5.5 लिख सकते हैं। यदि y को 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू आएगी 11/5। 11/5 को हम लिख सकते हैं 2.2, याद रखना इनको, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ ग्राफ के ऊपर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ। तो जो x की मैक्सिमम वैल्यू इसमें कम ही है दोस्तों, y की भी कम है, ठीक है। तो छोटी वैल्यू बनाएंगे, देखो x डैश y डैश ओरिजिन है 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बना लिया दोस्तों हमने, ठीक है। और 6 तक ले जाएंगे इसको। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट आएगा इस इक्वेशन में 0 2 आएगा, x की वैल्यू 0, y की 2, तो 0 और 2 ये हो गया, ठीक है। इसका नाम रख लेंगे पॉइंट ए।
0 2। अब यहाँ पे देखो 2.6 और 0, 2 ये है, 2.5 भी बीच में हो जाएगा बिल्कुल, इसका एक पॉइंट आ गया यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। ये हो जाएगा 2.6, तो इसका नाम रख लेंगे बी, पॉइंट बी। इसमें रख लेंगे 8/3 0, 8/3 और 0, इन ए और बी को मिला देंगे, ए और बी को ऐसे मिला दिया। अब इस लाइन की जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं। ये इक्वेशन है 3x प्लस में 4y, 3x प्लस में 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब आ जाओ इसमें 0 5.5, 0 ये है, 5.5 ये है, तो पॉइंट सी आ जाएगा, उसमें लिख देंगे पॉइंट सी 0 11/2 लिख देंगे इसमें यहाँ पे। अब डी में आ जाओ 2.20, 2 ये है, 2.2 छोटे स्क्वायर है ना दोस्तों, ये देखो छोटे स्क्वायर है यहाँ पे, तो 1 2 आगे चले जाएंगे, ठीक है, छोटे बड़े स्क्वायर। तो ये पॉइंट डी हो जाएगा हमारे पास, और डी की वैल्यू आएगी 11/5। डी को मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे 11/5 0। अब इन दोनों पॉइंटों को सी और डी को मिला देते हैं। इस लाइन की जो इक्वेशन है दोस्तों उसको भी लिखते हैं। इसकी इक्वेशन हमारे पास 5x प्लस में 2y, 5x प्लस में 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11, ये लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है, इतना काम कर लिया। अब ये देखो शेड किस रीजन में होगी, ऊपर होगी या नीचे होगी, ये देखते हैं हम। हमें पता है, देखो ये साइन क्या है दोस्तों, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, तो हमें पता है अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। अपवर्ड का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में ओरिजिन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब शेड होगी ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ शेड होगी। किस लाइन की, इस लाइन की भी और इस लाइन की भी, क्योंकि दोनों में साइन ये है, ठीक है। तो ये तो होगा एक तरीका चेक करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, इसमें हम ओरिजिन की वैल्यू डालते हैं, ये वाली 0 0, एक्स की भी 0 वाई की भी 0, तो यहाँ पे डालेंगे दोस्तों 0 0, यहाँ पे भी 0 0, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डाल के 0 प्लस में 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। ये तो सॉरी दोस्तों फॉल्स आया है, ठीक है, फॉल्स, क्योंकि 0 8 से बड़ा थोड़ी होता है, ठीक है, तो ये फॉल्स है, ये तो छोटा होता है इससे, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, इसमें डालेंगे 0 0, तो 0 प्लस में 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 11, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 11, ये भी क्या हो गया दोस्तों, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 छोटा होता है इससे, तो इससे बड़ा नहीं होता 11 से, तो फॉल्स आ गया। तो दोनों में फॉल्स आ गया दोस्तों। तो फॉल्स आ गया, इसका मतलब ये है कि ओरिजिन की तरफ शेड नहीं होगी, ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में शेड होगी। तो इस देखो दोस्तों, और क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा इसमें, देखो एक्स और वाई दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड होगी और इस डायरेक्शन में, ठीक है, ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये होगी। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड कर रहे हैं हम, ठीक है, इसे इस साइड मत ले जाना इसको, इसकी जो शेड होगी इस लाइन की यहाँ पे होगी, इसकी होगी इस लाइन में, ठीक है। तो दोनों की जो कॉमन शेड हो जाएगी उसको हम शेड कर रहे हैं। इस प्रकार से शेड हो जाएगी दोस्तों इनकी। तो ये जो रीजन आया दोस्तों वो आया हमारा अनबाउंडेड रीजन, ठीक है, इसको याद रखना। ये कौन सा रीजन आया है, अनबाउंडेड रीजन आया हमारे पास। तो इसमें देखो फिर हमें कॉर्नर पॉइंट ढूंढने होते हैं। कॉर्नर पॉइंट हमें एक तो पॉइंट सी है हमारे पास, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ई है दोस्तों, देखो यहाँ पे इसका नाम हम पॉइंट ई रख लेते हैं। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है लाइन का, इसका हमने पॉइंट ई नाम रख लिया। लेकिन ये ग्राफ पे बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई नहीं दे रहा हमें कहाँ पे होगा ये, ठीक है। तो इसका एक काम करेंगे हम, इन दोनों लाइनों की जो इक्वेशन है ना, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को सोल्व करके पॉइंट ई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो पॉइंट ई हम ऐसे निकाल लेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर लेंगे। एक तो हमारे पास इक्वेशन ये है 3x प्लस में 4y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे इसको। दूसरी हमारे पास है 5x प्लस में 2y इक्वल टू 11। देखो इसके जो कोफिशिएंट मैच करने y के कर लेंगे हम, इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 4y हो जाएगा, मैच हो जाएंगे। तो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 3x प्लस में 4y इक्वल टू 8,
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस में 4y इक्वल टू 22, माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो गया तो ये होएगा -7x इक्वल टू -22 प्लस 8 -14, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 2 आ जाएगी दोस्तों यहाँ से, ठीक है, कैंसिल हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन का यूज कर लेंगे, तो x की वैल्यू 2, तो 5 × 2 10 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में 2y इक्वल टू 11, 2y इक्वल टू 11 माइनस में 10, इस साइड जाएगा ये, तो 2y इक्वल टू 1, 2y इक्वल टू 1/2। तो x और y की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारे पास, तो इसका मतलब पॉइंट ई आ है जो, उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 2.5 ये है, तो इसमें हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे 2.5, ये लिख दिया दोस्तों हमने, पॉइंट ई निकाल लिया हमने इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके। अब देखो, अब लिखेंगे हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स, तो ऐसे लिखेंगे इसमें द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर। देखो दोस्तों, एक तो सी है, एक ई है जो हमने निकाला अभी अभी, एक बी है, तो तीनों को लिख लेंगे, सी 0 11/2, और एक है हमारे पास ई 2.5, और एक है बी 8/3 0, ये है दोस्तों, ठीक है। तो देखो अब टेबल बना लेंगे कॉर्नर पॉइंट वाली, तो इसमें ऐसे लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स और z इक्वल टू 60x प्लस में 80y। इसको हमने क्या करना है दोस्तों, मिनिमम। देखो दोस्तों, एरिया हमारे पास है जो, वो है अनबाउंडेड, ठीक है, मतलब बाउंडेड नहीं है। यदि ये किसी लाइन के अंडर होता, दोनों लाइनों के अंडर, ठीक है, तो ये बाउंडेड हो जाता, लेकिन ये अनबाउंडेड है, मतलब ये यहाँ तक है, कहीं पे रुक नहीं रहा है, ठीक है। तो यदि मान लो इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखी होती है यहाँ पे, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी कोई भी नहीं होती, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं चलता हमें, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन मिनिमम वैल्यू हमें पता चल सकती है, क्योंकि इसमें पूछिए मिनिमम, मिनिमम तो इन पॉइंटों में से बतानी है हमने, मिनिमम तो पता होगा कि यहाँ से शुरुआत होगी इसकी कहीं पे, तो मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो कोस्ट को हमने क्या करना है, मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं अनबाउंडेड रीजन में भी, ठीक है। यदि मैक्सिमम निकालनी हो अनबाउंडेड में, तो हम क्या लिखेंगे, नो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती, लेकिन मिनिमम निकाल सकते हैं, ठीक। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है सी, इसके कोऑर्डिनेट 0 11/2, तो z इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस में 80 × 11/2, तो z इक्वल टू 40 × 11 कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है पॉइंट ई हमारे पास 2,5, तो z इक्वल टू यहाँ पे 2, यहाँ पे हाफ, 60 × 2 प्लस में 80 × हाफ, ये हो जाएगा 120 प्लस में 40, 160 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखो एक पॉइंट और हमारे पास, वो है बी 8/3 0, तो z इक्वल टू 60 × 8/3 प्लस में 0 कैंसिल हो जाएगा, z इक्वल टू देखो 160 आ जाएगा यहाँ पे भी। तो देखो दोस्तों, मिनिमम वैल्यू कौन सी है इसमें से, मिनिमम हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो ये आ गई, एक ये आ गई, ठीक है ना, बिल्कुल सेम आ गई, ये भी मिनिमम है और ये भी क्या है, मिनिमम 160। इस पॉइंट पे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो हमें पता है दोस्तों, जब भी दो पॉइंट सेम आ जाएं तो क्या होता है, एक तो पॉइंट ई ये है, पॉइंट बी ये है, तो उन पॉइंटों को जो मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है ना, ये जैसे लाइन सेगमेंट ये आ गई ई बी छोटी सी, तो इस हर एक पॉइंट पे क्या होगा, जेड मिनिमम होगा। इस पे कहीं पे पॉइंट ले लो, आपकी मर्जी है, यहाँ पे ले लो बीच में, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, मतलब जेड के बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे जिस पे जेड क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा दोस्तों, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर केवल, ठीक है, इस पूरी लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या हो जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट ई है वो भी मिनिमम आया है, जो पॉइंट बी है वो भी मिनिमम आया है, तो उन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी उस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उस पर क्या आएगी, जेड की वैल्यू मिनिमम आएगी, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिखेंगे हम, मिनिमम कॉस्ट
मिनिमम कॉस्ट आई हमारी ₹160 एट ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बी पॉइंट बी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 8/30 और पॉइंट ई एंड ई 2.5 ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यदि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती दोस्तों, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है तो मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी नहीं आती। ठीक है, याद रखना इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारा कंप्लीट। इस प्रकार से हो जाएंगे दोस्तों हमारे क्वेश्चंस। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 2। देखो, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, फ्लोर मैंने आटा दोस्तों। ठीक है, एंड 25 ग्राम ऑफ फैट, एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर एंड 1 किलोग्राम ऑफ फैट, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन मेकिंग द केक्स। देखो दोस्तों, हमें एक टाइप का केक बनाने के लिए 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम फैट की ज़रूरत होती है, और दूसरे टाइप का केक बनाने के लिए 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम फैट की ज़रूरत होती है। तो हमने क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक फाइंड आउट करने हैं। मतलब हमने डिस्कस किया था कि मिनिमम या मैक्सिमम हो तो क्या मानना है, इसको जेड मानना है। ठीक है, मतलब इस जो नंबर ऑफ केक होंगे ना दोनों टाइप के, उसको हमने जेड मानना है। ठीक है, उन दोनों के सम को, और उसको मैक्सिमम करना है। विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर एंड 1 किलोग्राम ऑफ फैट। तो हमें 5 किलोग्राम आटे में से मैक्सिमम नंबर ऑफ केक बनाने हैं और 1 किलोग्राम फैट में से। ठीक है, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ अदर इंग्रेडिएंट यूज इन मेकिंग ऑफ द केक। देखो, मतलब हमें आटा और फैट दिया गया है, और ये हमने मान लेना है कि केक को बनाने के लिए जो और सामान की जरूरत होती है ना, किसी और सामान की, ठीक है, कोई भी सामान पड़ता है उसमें चाहिए, तो उसकी कोई भी शॉर्टेज नहीं होगी, वो आपके पास पूरी मात्रा में है। लेकिन आपके पास केवल आटा इतने किलोग्राम है और फैट इतने किलोग्राम है, 1 किलोग्राम, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब ये मैक्सिमम दे रखा है यहाँ पे, याद रखना, यहाँ पे क्या दे रखा है, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम आटा आपके पास इतना है, मैक्सिमम फैट आपके पास इतना है, तो हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ केक बताने कितने बनेंगे। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 2। सबसे पहले थोड़ा सा रफ वर्क लिख लेते हैं हम। हमें जो फ्लोर है वो दे रखा है 5 किलोग्राम, और ये जो 5 किलोग्राम है ना, ये मैक्सिमम है, तो इस पे मैक्सिमम लिख लेंगे यहाँ पे। और जो फैट है दोस्तों, वो हमारे पास है 1 किलोग्राम मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा। इन्हीं का यूज करते हुए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ केक्स को मैक्सिमम बनाना है। ठीक है, अब देखो, टाइप 1, टाइप 2, ये टाइप 1 के केक हैं, ये टाइप 2 के हैं। टाइप 1 में क्या क्या है दोस्तों, 200 ग्राम फ्लोर, इतना यूज होता है आटा। ठीक है, और 25 ग्राम फैट यूज होता है। टाइप 2 में क्या होता है यूज, 100 ग्राम फ्लोर और 50 ग्राम फैट, ये गिवन है दोस्तों में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रफ वर्क। ठीक है, अब हम बनाएंगे टेबल। एक सेकेंड और, इसमें एक चीज़ और लिख लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक। हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो दोस्तों, एक टेबल बनाते हैं हम। तो इसमें लिखेंगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको भी मिला लेते हैं। इस तरह की एक टेबल बना ली दोस्तों हमने। इसमें लिखेंगे फ्लोर,
और इसमें लिख देंगे फैट, ये लिख दिया दोस्तों। और ये है हमारे पास केक टाइप 1 के, ठीक है, काइंड 1 मान लो या टाइप 1 मान लो इसको, ठीक है। और जो केक हैं टाइप 2 के, वो इस यहाँ पे लिख लेंगे टाइप 2, ठीक है। और इसमें लिख लेंगे अवेलेबिलिटी, ठीक है, ये लिख लिया। अब ये देखो दोस्तों, टाइप 1 में फ्लोर कितना यूज होता है, 200 ग्राम, तो इसमें लिखेंगे 200 ग्राम, ठीक। और फैट कितना यूज होता है इसमें, टाइप 1 में, टाइप 1 के लिए ये है रो, ठीक है, 25 ग्राम, 25 ग्राम लिख देंगे। टाइप 2 में फ्लोर 100 ग्राम और फैट 50 ग्राम, तो इसमें लिखेंगे 100 ग्राम और 50 ग्राम। यहाँ पे देखो फ्लोर हमारे पास कितना टोटल 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे, कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम। तो इसमें ऐसे लिखेंगे मैक्सिमम, इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा दोस्तों, मैक्सिमम 5000 ग्राम, ठीक है। और फैट कितना टोटल 1 किलोग्राम, तो इसमें लिख लेंगे मैक्सिमम फैट है हमारे पास 1000 ग्राम, क्योंकि सारे ग्राम में हो गया, इतना कम कर लिया। अब हमने ये मान लिया कि नंबर ऑफ केक्स टाइप 1 के बनेंगे x, ठीक है, और टाइप 2 के बनेंगे y। तो अब हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटीज बनेगी दोस्तों, तो ये देखो, क्योंकि x एक केक में इतने ग्राम लगता है तब, तो x केक में कितना लगेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार फैट इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी दोस्तों, इन दोनों के साथ, y की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगी, ठीक है। तो 200x प्लस में 100y क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है, इसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखो इसमें ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, लैंग्वेज इसकी, लेट x बी केक्स ऑफ फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड, काइंड का मतलब टाइप, एंड y बी द सेकंड काइंड, सेकंड काइंड केक्स। तो ये लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, इसमें कैसे लिखेंगे, देखो इसको x के मल्टीप्लाई, ये y के साथ मल्टीप्लाई, और ये अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे मैक्सिमम इतना है, मैक्सिमम इतना फैट है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ये इक्वेशन दोस्तों मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, फ्लोर के लिए, ठीक है, क्योंकि फ्लोर की लाइन है ये, तो आटा कितना लगेगा इसमें, तो इसमें देखो फ्लोर ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 200 इंटू एक्स। टाइप 1 में कितना आटा लगा, इतना लगा, टाइप 2 में कितना लगेगा, 100 इंटू वाई, ठीक है, इस प्रकार से जोड़ दिए हमने। और मैक्सिमम देखो यहाँ पे मैक्सिमम है, तो इसका मतलब साइन कैसे आएगा, मैक्सिमम का मतलब होता है एट मोस्ट, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था, तो इसका साइन आएगा लेस देन इक्वल टू 500, ठीक है दोस्तों। फ्लोर के लिए इक्वेशन लिख लिया हमने। अब लिखेंगे फैट के लिए। फैट के लिए देखो 25x टाइप 1 में और टाइप 2 में 50y, तो इसमें ऐसे लिखेंगे 25x प्लस में ये y है दोस्तों, ठीक है, y 50y एटमोस्ट है, मैक्सिमम है, तो साइन आएगा लेस देन इक्वल टू। मैक्सिमम का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इससे कम या इसके इक्वल ही मिलेगा, ठीक है। तो हमने साइन ये डाल लिया यहाँ पे 1000, और जो x है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों है दोस्तों ये दोनों, क्योंकि ये क्वांटिटी है मानी हमने, ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो आगे देखो दोस्तों, अब लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ केक्स आर, टोटल नंबर ऑफ केक्स आर, टाइप 1 के तो हमने x माने हैं, ठीक है, तो इसको z इक्वल टू एक्स प्लस में y ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइप 1 के इतने हैं, टाइप 2 के इतने, टोटल कितने हो गए, x प्लस वाई हो गए, ठीक है। तो जिसको हमने मैक्सिमम या मिनिमम करना उसको क्या मानते हैं, z, तो नंबर को हमने क्या करना है, मैक्सिमम, तो ऐसे लिखेंगे द फिजिबल रीजन, द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टेंट्स, बाय द कॉन्स्टेंट्स, इक्वेशन लिखते हैं दोस्तों ये वाली, ठीक है, 200x प्लस में
100y, दोबारा लिख रहा हूँ इसको मैं एक बार, 200x प्लस में 100y इक्वल टू 5000। जो दूसरी इक्वेशन है फैट वाली, 25x प्लस में 50y इक्वल टू 1000। जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे दोस्तों, दो जीरो कैंसिल कर दे तो इसमें क्या बचेगा हमारे पास, 2x प्लस में y इक्वल टू 50। इससे हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन छोटे हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। इसको हम करेंगे 25 से कैंसिल, 25 हो जाए 25, 25 टू जा 50, 25 फोर जा 100 और 0, ठीक है। तो इसमें क्या बचा, x प्लस में 2y इक्वल टू 40, ये इक्वेशन बन गई दोस्तों। तो अब बनाएंगे बॉक्स, मतलब इनकी x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। यदि हम x को 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू आएगी 50, यदि y को 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू आएगी 25। इसी प्रकार से इसमें देखो x और y, यदि x को 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू आएगी 20, यदि y को 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू आएगी 40। तो देखो दोस्तों ग्राफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसका ग्राफ देखो। वैल्यू हमारे पास देखो x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास 40 है, y की 50 है। तो देखो दोस्तों इसमें हम ऐसे करेंगे, जो डिफरेंस है थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे इसमें, मतलब हम ले लेंगे 5 का डिफरेंस इनमें, ठीक है। x डैश y डैश, ओरिजिन है 0 0, 5 का डिफरेंस ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। 5 10 15 20 25 30 35 40 45, x की मैक्सिमम वैल्यू है 40 तो 45 तक, ठीक है दोस्तों। y की मैक्सिमम वैल्यू है 50, तो इसको देखो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55, यहाँ तक ले लिया दोस्तों। जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो 0 50 है, तो 0 ये है 50 ये है, ये रहा, तो ये डाल देंगे नाम इस पे 0 और 50। जो सेकंड पॉइंट है 25 0 है, 25 ये है, 0 ये है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉइंट बी, इस पे लिखेंगे 25 0, 25 0। इन दोनों को मिला देंगे, ए और बी को मिला देंगे। इस लाइन की जो इक्वेशन है दोस्तों उसको यहाँ पे लिख देंगे हम। ये है हमारे पास 2x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 50 है दोस्तों, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब इस पे आ जाओ सेकंड इक्वेशन पे, 0 20, 0 ये है 20 ये है, ये रही, इसको पॉइंट सी नाम देंगे, 0 20, ठीक है, पॉइंट सी है। सेकंड पॉइंट है 40 0 ये है, पॉइंट डी नाम देंगे 40 0, दोनों को मिला देंगे, सी डी को मिला देंगे। ये होगी दोस्तों। इस लाइन की जो इक्वेशन है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 40, ये लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है, इतना काम कर लिया। अब देखते हैं कि शेड किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये देखना दोस्तों हमने, ठीक है। अब ये देखो इसमें जो साइन है हमारे पास वो है लेस देन का, इसमें भी किसका, लेस देन का। तो लेस देन का साइन है तो इसका मतलब डाउनवर्ड शेड होगी ओरिजिन की तरफ, याद रखना, ठीक है दोस्तों, डाउनवर्ड्स इसका मतलब ये होता है। और इसमें दूसरा तरीका डाउनवर्ड्स का मतलब ये है कि इसका नीचे की तरफ शेड होगी, यहाँ पे इस लाइन की नीचे की तरफ होगी शेड ओरिजिन की तरफ, और जो इस लाइन की वो भी नीचे की तरफ होगी शेड, ठीक है। दूसरा तरीका दोस्तों, यदि हम इसमें ओरिजिन की वैल्यू डालें x की यहाँ पे, y की यहाँ पे 0 0, इसमें भी डालें तो देखो 0 प्लस में 0 लेस देन इक्वल टू 50, तो ये तो ट्रू आ गई दोस्तों, क्योंकि 0 50 छोटा होता है।
और इसमें देखो 0 प्लस में 0 लेस देन इक्वल टू 40 सेकेंड इक्वेशन है। तो ये भी क्या आ गई, ट्रू आ गई। तो दोनों ट्रू आ गई, तो इसका मतलब ये हो गया जो पॉइंट हमने लिया ओरिजिन उसी की तरफ शेड होगी। ट्रू का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो ये बनेगा दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, 0 है 0 से, y भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉमन रीजन होगा दोनों का शेडेड पोर्शन का, तो ये बनेगा दोस्तों हमारे पास। तो इसमें देखो अब कॉर्नर पॉइंट देखो, एक तो C है, B है, O है और एक ये पॉइंट है दोस्तों, बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई दे रहा हमें, पॉइंट E है। और x की वैल्यू 20 है, देखो 20 के बिल्कुल ऊपर है, और y की बिल्कुल 10 है, ठीक है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा, तो हमने लिख लिया यहाँ पे। यदि मान लो ये हमें दिखाई नहीं देता यहाँ से, तो क्या करते, इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन को सोल्व करते। तो देखो एक बार सोल्व भी कर देते हैं। पॉइंट E सोल्व करने से भी यही आएगा। इसमें जो लाइन की इक्वेशन है वो एक तो हमारे पास 2x प्लस में y इक्वल टू 50, दूसरी है x प्लस में 2y इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 2 ये है दोस्तों। यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x प्लस में y इक्वल टू 50, पहली इक्वेशन सेम टू सेम, दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 2x प्लस में 4y इक्वल टू 80, माइनस कर देंगे, ये कैंसिल, -3y इक्वल टू -30, y की वैल्यू आएगी दोस्तों 10। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन का यूज करेंगे, x प्लस में 10 है तो 10 इंटू 2 20 इक्वल टू 40, x इक्वल टू, इसको साइड ले जाएंगे, 40 माइनस में 20, x इक्वल टू 20। तो जो पॉइंट E आया दोस्तों हमारे पास आया है वो 20 और 10 आया है। तो देखो ग्राफ से भी हमारा ये आया था 20 और 10, ठीक है, सोल्व करने से भी ये आया दोस्तों, ठीक है। तो अब आके देखो दोस्तों, अब हम ऐसे लिखेंगे, देखो कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, ऑफ द फिजिबल रीजन और हमारे पास एक तो C है 0 और 20, और एक है पॉइंट E जो हमने निकाला भी अभी 20 और 10 है, पॉइंट B है दोस्तों 25 0, और पॉइंट O है 0 0, ठीक है। तो ये बाउंडेड रीजन है दोस्तों, ठीक है, बाउंडेड रीजन। तो इसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि ये अनबाउंडेड होता तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलती, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। बाउंडेड रीजन है मतलब घिरा हुआ है चारों तरफ से। तो इसमें हम टेबल बनाएंगे, देखो इसमें लिखेंगे यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स और जेड, जेड क्या है, नंबर ऑफ केक्स, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, मैक्सिमम करना है। टाइप 1 के ये हैं, टाइप 2 के ये हैं, दोनों को जोड़ लिया। तो इस जेड को हमने क्या करना है दोस्तों, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, याद रखना। C 0 और 20, पॉइंट C ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 20 डालेंगे, तो ये हो जाएगा Z इक्वल टू 0 प्लस में 20। तो Z की वैल्यू आ गई 20 हमारे पास। अब आ जाओ पॉइंट E पे, 20 और 10 ये ले लिया दोस्तों, तो Z इक्वल टू 20 प्लस में 10 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पॉइंट है B 25 0, तो ये हो जाएगा 25 प्लस में 0, Z इक्वल टू 25। अब ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट 0 0, तो Z की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस में 0, Z इक्वल टू 0। तो देखो दोस्तों मैक्सिमम क्या है हमारे पास, 30 आया है, तो मैक्सिमम ये होगा दोस्तों। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स इतने बनेंगे दोस्तों जो कंडीशन हमें गिवन थी, और किस पॉइंट पे बनेंगे, E पे बनेंगे, ठीक है। और ये तो टाइप 1 के बनेंगे, ये टाइप 2 के, क्योंकि ये x की वैल्यू हुई है y की, मतलब 20 केक तो ये बनेंगे दोस्तों 20 केक्स फर्स्ट टाइप के, और 10 केक बनेंगे टाइप 2 के, काइंड 2 के। तो इसमें ऐसे लिखेंगे हम, द मैक्सिमम
द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स कैन बी मेड, कितने बनेंगे 30 एट पॉइंट ई 20 और 10। ये तो हो गए दोस्तों फर्स्ट टाइप के और ये हो गए सेकेंड टाइप के जो मैंने माने थे, ठीक है, याद रखना है इनको। और ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास देखो, ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट्स। एक फैक्ट्री में दोस्तों टेनिस रैकेट बनते हैं और क्रिकेट के बैट बनते हैं, ठीक है। ए टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम्स इन इट्स मेकिंग, वाइल ए क्रिकेट बैट टेक्स 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 1 आवर ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम्स। देखो दोस्तों यहाँ तक देखते हैं। जो टेनिस का रैकेट है ना दोस्तों, उस पर 1.5 घंटा तो मशीन पे लगता है, प्लस में 3 घंटे क्राफ्ट्समैन का टाइम लगता है। क्राफ्ट्समैन जो हाथ से बनाता है, शिल्पकार, ठीक है। मतलब ये टाइम और ये टाइम मिलके तब जाके एक टेनिस रैकेट बनता है, ध्यान रखना इसका। अच्छा, क्रिकेट बैट कैसे बनता है? 3 घंटे तो मशीन पे टाइम लगता है उसको, और 1 घंटा क्राफ्ट्समैन मतलब शिल्पकार 1 घंटा काम करता है और मशीन 3 घंटे काम करती है उसके ऊपर, तब जाके एक बैट बनता है क्रिकेट का। इन ए डे द फैक्ट्री हैज़ अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन। मतलब उस फैक्ट्री में 42 घंटे मैक्सिमम मशीन अवेलेबल रहती है, ठीक है। मतलब 42 घंटे मशीन काम कर सकती है। एंड 24 आवर्स ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम, और 24 घंटे शिल्पकार टाइम दे सकता है। इसका मतलब ये है मैक्सिमम टाइम कितना है 42 आवर्स मशीन का और 24 आवर्स क्राफ्ट्समैन का। तो ये बताना है इसमें, देखो व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। तो ये बताना है दोस्तों कि कितने नंबर ऑफ रैकेट और कितने बैट बनेंगे यदि फैक्ट्री फुल कैपेसिटी से काम करे तो। सेकंड पॉइंट है इफ द प्रॉफिट ऑन ए रैकेट एंड ऑन ए बैट इज ₹20 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। तो ये तो रैकेट के ऊपर प्रॉफिट है, ये बैट के ऊपर, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉफिट बताना दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रैकेट बनाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ बैट बना लेंगे, ठीक है। तो फिर मैक्सिमम बनाएंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तो इसको मैक्सिमम कर लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ, ठीक है, 20 की और 10 की, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेंगे इसमें। यहाँ पे लिखेंगे टेनिस रैकेट, टेनिस रैकेट, और यहाँ पे लिखेंगे बैट। इसमें क्या है दोस्तों, टेनिस रैकेट कब बनता है, 1.5 आवर्स मशीन का टाइम लगता है, ठीक है। इस पर लिखता हूँ मैं मशीन, प्लस में 3 आवर्स क्राफ्ट्समैन टाइम, क्राफ्टमैन टाइम, ठीक है, ये लिख लिया दोस्तों। अच्छा, बैट के ऊपर लगता है 3 घंटे मशीन का टाइम लगता है, 3 आवर्स मशीन, प्लस में 1 आवर क्राफ्ट्समैन टाइम, ये टाइम लगता है दोस्तों बैट बनने में, ठीक है। टेनिस रैकेट बनने में 1.5 घंटा मशीन का और 3 घंटा शिल्पकार का, बैट बनने में 3 घंटे मशीन का और 1 घंटा शिल्पकार का, ठीक है। अच्छा, मशीन जो अवेलेबल रहती है वहाँ पे उसको लिख लेते हैं। मशीन का टाइम कितना अवेलेबिलिटी है, जो मशीन है वो 42 आवर्स दोस्तों, 42 आवर्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मशीन का टाइम हमें नहीं मिल सकता, ठीक है, फैक्ट्री में। और जो क्राफ्ट्समैन है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी है टाइम की, वो मिलेगा 24 आवर्स, और ये कितनी है मैक्सिमम है दोस्तों, ठीक है। ये तो कर लिया दोस्तों हमने रफ काम। तो हमने बताना क्या है, पार्ट 1 है जो इसका, उसमें ये बताना है कि कितने रैकेट और कितने बैट बनेंगे, ठीक है। तो ये देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ
रैकेट्स प्लस में बैट्स, ये बताने हैं दोस्तों हमें, ठीक है। मैक्सिमम नंबर भी लिख देंगे इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम करेंगे इसको सोल्व। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बना लेंगे सबसे पहले। तो देखो दोस्तों, इसके लिए बनाएंगे टेबल। तो देखो, इसमें लिखेंगे मशीन टाइम। मशीन टाइम टेनिस रैकेट और ये है क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट और टोटल टाइम, टोटल टाइम या अवेलेबिलिटी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, एक बार जो मशीन, इस पे लिख देते क्राफ्ट्समैन। टेनिस रैकेट के ऊपर देखो, ये टेनिस रैकेट है, 1.5 घंटा मशीन का लगता है। तो मशीन का टाइम ये है दोस्तों, तो इस पे लिख देंगे 1.5 आवर्स। और क्रिकेट बैट है, चलो क्राफ्ट्समैन पे आ जाओ। क्राफ्ट्समैन का टाइम कितना लगता है इसके ऊपर, 3 घंटे, तो इसमें 3 घंटे लिख देंगे, 3 आवर्स। और अब आ जाओ क्रिकेट बैट के ऊपर, मशीन का टाइम कितना लगता है इसके ऊपर, 3 घंटे, तो 3 आवर लिखेंगे यहाँ पे। और क्राफ्ट्समैन का टाइम कितना लगता है, 1 आवर, तो इसमें लिख देंगे 1 आवर। अच्छा, मशीन कितने टाइम के लिए अवेलेबल हमें, 42, इसमें अवेलेबिलिटी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 42 आवर्स के लिए मैक्सिमम है दोस्तों ये, ठीक है, मैक्सिमम लिखना है इसमें। और जो क्राफ्ट्समैन का टाइम है हमारे पास वो है 24 आवर्स मैक्सिमम। इतना काम कर लिया दोस्तों हमने, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब देखो, मान लो इसमें एक चीज़ कर लेंगे हम कि जो टेनिस रैकेट बने हैं वो बने हमारे पास x, ठीक है, x नंबर लेट कर लिया ये। और जो क्रिकेट बैट बने वो बने y नंबर, ठीक है। इतने बने, ये इतने बने दोस्तों, ठीक है। तो अब देखो, इसमें ऐसे लिख देंगे हम लैंग्वेज इसकी, लेट द नंबर ऑफ टेनिस रैकेट्स बी मेड इन 1 डे। एक दिन में कितने टेनिस रैकेट बने, एक्स बने दोस्तों, जो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने लैंग्वेज में इसको। अच्छा, नंबर ऑफ क्रिकेट बैट कितने बने, नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स बी मेड इन 1 डे। एक दिन में कितने बने दोस्तों, वाई बन गए, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब देखो, अब हमने क्या करना है, एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें x भी हो और y भी हो दोस्तों। देखो x यहाँ पे है, इसमें y यहाँ पे है, तो हम किसको जोड़ेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मशीन का टाइम है दोस्तों, तो एक तो मशीन के टाइम की इक्वेशन लिखनी है हमने, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं इसमें, जो मशीन के टाइम की इक्वेशन है वो हमारे पास बनेगी 1.5x प्लस में 3y। देखो मैक्सिमम है दोस्तों, मतलब इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इससे कम मिल सकता है, लेस देन इक्वल टू आएगा, ठीक है, 42। तो ये बन गई दोस्तों हमारी मशीन की इक्वेशन, मशीन के टाइम की इक्वेशन। और अब लिखेंगे हम क्राफ्ट्समैन की इक्वेशन। क्राफ्ट्समैन की देखो, 3 आवर्स प्लस में 1 आवर, क्योंकि 3 घंटे वो टेनिस रैकेट के ऊपर लगाता है और क्रिकेट बैट के ऊपर 1 घंटा लगाता है। तो 3x प्लस में y है, तो 1y को ऐसे लिख देंगे, लेस देन इक्वल टू 24, क्योंकि मैक्सिमम है दोस्तों इसके पास, मैक्सिमम के लिए लेस देन इक्वल टू लगाते हैं साइन, ठीक। अच्छा, x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 0 से बड़े। क्यों, क्योंकि ये हमने नंबर माने थे, नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं होते, मतलब क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो हमने इन दोनों को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है।
पार्ट नंबर 1 है, तो इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है टोटल नंबर ऑफ व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स प्लस में बैट मस्ट बी मेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है टोटल नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स, प्लस में बैट ऐसे लिख लेंगे, प्लस में बैट्स। एक दिन में कितना बनेंगे दोस्तों, जेड मान लेंगे, क्योंकि इसको मैक्सिमम करना है ना, मैक्सिमम, इसको क्या करना है, मैक्सिमम। तो जेड क्या हो जाएगा, ये तो रैकेट हो गई, ये बैट्स हो गए दोस्तों, दोनों को हमने क्या कर लिया, सम कर लिया। इसको हमने क्या करना है, मैक्सिमम करना है। और सेकंड पॉइंट में क्या बताना है, मैक्सिमम प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम मैक्सिमम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा दोस्तों, देखो जो सेकंड पॉइंट है उसमें क्या दे रखा है, रैकेट के ऊपर तो 20 प्रॉफिट है और बैट के ऊपर 10 है, तो इसको हम मैक्सिमम करेंगे ऊपर वाले को, तो मैक्सिमम नंबर आ गया हमारे पास, क्योंकि मैक्सिमम बैट प्रोड्यूस करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो इसमें लिखेंगे जेड इक्वल टू, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कर देंगे 10 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट। ये निकाल देंगे, इसको ऐसे 20 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों आगे हमारे पास है द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, इसको हम इक्वेशन लिखते हैं दोस्तों, जो हमने लिखी थी सबसे पहले मशीन वाली इक्वेशन है 1.5x प्लस में 3y इक्वल टू 42, और जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारे पास है 3x प्लस में y इक्वल टू 24। x और y की वैल्यू निकालेंगे इसमें, x को 0 कर दे y की वैल्यू आ जाएगी 14, y को 0 कर देंगे तो देखो दोस्तों 1.5x प्लस में y 0 कर दिया तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 42, x इक्वल टू 42 अपॉन में 1.5, पॉइंट हटा देंगे ऊपर 10 लगा देंगे। ठीक है, अब 10 को 5 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14 2 जा 28, तो 28 यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स वाई, यदि x को 0 कर दिया तो y की वैल्यू 24 आ गई, यदि y को 0 कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, हमारे पास 8 आ जाएगी। ठीक है, अब हम बनाएंगे दोस्तों ग्राफ। देखो क्वेश्चन नंबर है 3, हमारे पास x की मैक्सिमम 28 है, y की 24 है, तो इसमें दो का डिफरेंस रख लेंगे दोस्तों। तो ये देखो x y ओरिजिन है 0 0, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, यहाँ पे 28 आएगा दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पे देखो y पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, यहाँ तक लेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे y डैश x डैश 0 14, 0 ये है 14 ये है, तो पॉइंट ए नाम रख लेंगे दोस्तों इसको, पॉइंट ए 0 14, पॉइंट बी 28 0, 28 ये है और 0 ये है। ठीक है, पॉइंट बी नाम रख लेंगे इसको 28 0, ए और बी को मिलाएंगे दोस्तों। तो देखो ए और बी को मिला देते हैं, तो ये इक्वेशन, ये लाइन बनेगी दोस्तों हमारी। ठीक है, इस लाइन की जो इक्वेशन बनेगी उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे 1.5x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 42, ये लिखते हैं दोस्तों। अब इस पे आ जाओ, 0 24 है, 0 ये है 24 ये है। ठीक है,
पॉइंट सी है 0.24। अब डी देखो 80 है तो 80 ये हो गया डी 80। दोनों पॉइंट को मिला देंगे दोस्तों और इसकी जो इक्वेशन बनेगी उसको भी लिख देंगे 3x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 24। ये लिख दिया दोस्तों। अब ये देखो दोस्तों, अब इसकी जो शेडो होगी ना वो किस तरफ होगी, वो देखो यहाँ पे लेस देन का साइन, यहाँ पे भी लेस देन का, दोनों लाइनों में क्या है, लेस देन है। तो लेस देन है तो इसका मतलब डाउनवर्ड्स, मतलब ओरिजिन की तरफ। इसमें भी ओरिजिन की तरफ शेड होगी, इसमें भी, इस लाइन में भी, ठीक है, ओरिजिन की तरफ, इसमें ओरिजिन की तरफ। ये हमने साइन लगा लिए, ठीक है, इतना काम कर लिया। अब देखो यदि इसमें हम 0 पुट कर देंगे ओरिजिन की वैल्यू, इसमें भी और इसमें भी, तो क्या आएगा, 0 प्लस में 0 लेस देन 24, 0 प्लस में 0 लेस देन इक्वल टू 42। दोनों के दोनों दोस्तों ट्रू आ गए। इसका मतलब ट्रू आ गए तो शेड किस तरफ होगी, ओरिजिन की तरफ, जहाँ पे हमने पॉइंट लिया था। तो दोनों तरीकों से देख लिया हमने, ठीक है। तो जो दोनों का जो कॉमन शेडेड पोर्शन होगा वो ये होगा दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट में होगा, तो ये होगा शेडेड पोर्शन। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो ये हो जाएगा ए, एक डी हो जाएगा, एक ओ हो जाएगा, और एक ये है दोस्तों, ठीक है। इसका नाम है पॉइंट ई रख लेते हैं। ये 4 और 12 ये होगा दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ग्राफ पे जो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 12 है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक। तो हमने ऐसे लिख लिया। यदि हमने इसको सोल्व करना है तो सोल्व भी कर सकते हैं। तो सोल्व यहाँ पे करेंगे, देखो पॉइंट ई ये निकालना है ना हमने, तो जो दोनों लाइनों की इक्वेशन है उसको लिखेंगे 3x प्लस में y इक्वल टू 24, और जो सेकंड है 1.5x प्लस में 3y इक्वल टू 42। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देखो y के कोफिशिएंट को मैच कर लेते हैं। यदि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा 9x प्लस में 3y इक्वल टू 72। 3 से मल्टीप्लाई कर दी पूरी इक्वेशन। नीचे वाली को सेम टू सेम लिख देंगे, माइनस करते हैं तो ये कैंसिल होगी। 9 माइनस 1.5 तो 7.5 आ जाएगा, इक्वल टू 72 माइनस 42 30 आ जाएगा। तो x क्या आएगा दोस्तों, 30 अपॉन में 7.5, पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 10 लगा देंगे, तो कैंसिल करेंगे 5 से, तो ये बनेगा हमारे पास 15 को यहाँ से कैंसिल करके, तो x इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 आ गई दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन ऊपर वाली में डालेंगे x की वैल्यू 4, तो 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। 12 प्लस वाई इक्वल टू 24, वाई इक्वल टू 24 माइनस 12, वाई इक्वल टू 12। तो जो पॉइंट ई है दोस्तों हमारे पास वो आ गया, x की वैल्यू है 4 और y की है 12, ये आ गया दोस्तों। वही हमारा ग्राफ से भी आया था, ठीक है, तो हमने निकाल लिया। अब हम लिखेंगे, देखो कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो ये हो जाएंगे हमारे कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर। एक तो पॉइंट ए है दोस्तों 0 और 14, एक पॉइंट ई है 4 और 12, और एक है पॉइंट डी 80, एक है पॉइंट ओरिजिन 00। तो कॉर्नर पॉइंट वाली टेबल बना लेंगे इसमें हम। तो ये बनेगी हमारे पास, देखो कॉर्नर पॉइंट्स हैं और z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जेड को हमने क्या करना है, मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाना हमने, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट है ए 0 14, तो 0 14 डालेंगे तो z इक्वल टू 0 प्लस में 14, z इक्वल टू 14। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों वो हमारे पास है 4 और 12, तो z आएगा 4 प्लस में 12, z इक्वल टू 16। जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास है 80, तो z इक्वल टू 8 प्लस में 0, z इक्वल टू 8 आ जाएगा।
जो फोर्थ पॉइंट है कॉर्नर वो हमारे पास है दोस्तों इसमें ओ 0 0, तो इसमें 0 प्लस में 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम देखो दोस्तों 16 आया हमारे पास मैक्सिमम। तो इसका मतलब जो फैक्ट्री है वो एक दिन में 16 चीज़ें बना देगी, मतलब टेनिस रैकेट प्लस में क्रिकेट बैट। तो टेनिस रैकेट तो बनाएगी 4 और बैट बनाएगी ये देखो, ये तो एक्स की वैल्यू होगी, ये वाई की होगी। ये हमने टेनिस रैकेट माने थे, ये हमने क्रिकेट बैट माने थे। तो इसमें ऐसे लिखेंगे, पार्ट 1 का आंसर है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट में क्या क्या है दोस्तों, टेनिस रैकेट प्लस में बैट दोनों हैं, कैन बी मेड 16, ठीक है 16 दोस्तों। एट पॉइंट किस पॉइंट पे हैं, पॉइंट ई पे बनेंगे, एट पॉइंट ई 412, ठीक है। ये हो गए देखो दोस्तों टेनिस रैकेट, और ये हो गया क्रिकेट बैट, ठीक है। ये एक्स है ये वाई है, याद रखना, क्योंकि पहली वैल्यू एक्स की होती है दूसरी वाई की होती है। तो ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। लेकिन अब हमने क्या निकालना है, देखो यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट में हमने टोटल प्रॉफिट भी निकालना है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे वाई की डाल देंगे, क्योंकि टेनिस रैकेट में 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था और बैट में कितना होता है 10 रुपीज़ का। तो देखो जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों वो है हमारे पास टोटल प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं इसको। तो x क्या था हमारे पास 14, x था हमारे पास इसमें 4 था दोस्तों सॉरी, ठीक है। x क्या था 4 और y है 12। तो z क्या हो जाएगा देखो 4 ये था ना हमारे पास 20x प्लस में, यहाँ से देखो 10y, यहाँ पे तो डाल देंगे 4, यहाँ पे डाल देंगे 12। तो ये बनेगा हमारे पास z इक्वल टू 80 प्लस में 120। तो z इक्वल टू रुपीज 200। ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है 200 रुपये। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 4 हमारे पास। देखो, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस्ड नट्स एंड बोल्ट्स, it takes 1 hour of work on machine A and 3 hours on machine B to produce a package of nuts. It takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts. देखो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, एक मैन्युफैक्चरर है वो क्या प्रोड्यूस करता है, नट और बोल्ट बनाता है, ठीक है। तो 1 घंटा तो मशीन ए पर लगता है और 3 घंटे मशीन बी पे लगते हैं, क्या बनाने में, नट बनाने में, ठीक है। नट याद रखना है इस पर। और 3 घंटे तो लगते हैं मशीन ए पे और 1 घंटा लगता है मशीन बी पे, क्या बनाने में, बोल्ट बनाने में, ठीक है। आगे देखो, ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹17.50 पर पैकेज ऑन नट्स। नट्स के ऊपर इतना प्रॉफिट है और बोल्ट्स के ऊपर 7 रुपीज़ का प्रॉफिट है, ठीक है। हाउ मैनी पैकेजेज ऑफ इच शुड ही प्रोड्यूस्ड इच डे सो एज टू मैक्सिमाइज इज प्रॉफिट इफ ही ऑपरेट्स हिज मशीन फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स ए डे। देखो दोस्तों, तो मैक्सिमम प्रॉफिट करना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा दोस्तों, जब मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें नट्स और बोल्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, ठीक है। प्रॉफिट ये दे रखा है, नट के ऊपर तो इतना है और बोल्ट के ऊपर इतना, ठीक है। और देखो एक चीज़ और है, जो मशीन है ना वो हमारे पास 12 घंटे से ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। मैक्सिमम टाइम मशीन का कितना है, 12 घंटे। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 4। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा रफ वर्क लिखेंगे। ये है मशीन ए और ये हमारे पास है मशीन बी, ठीक है। ये 2 मशीन है। तो जो मशीन ए है देखो यहाँ पे लिख लेते हैं नट्स। नट्स बनाने में देखो इसमें लिखा हुआ है 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए और 3 आवर्स ऑन मशीन बी। तो इसका मतलब 1 घंटा यहाँ पे लगता है मशीन ए के ऊपर नट बनाने में और 3 घंटे यहाँ पे लगते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, टाइम लिख लेंगे यहाँ पे 1 आवर लिख सकते हैं यहाँ पे और 3 आवर्स, ठीक है। तो नट बनाने में मशीन ए के ऊपर इतना टाइम लगा और मशीन बी के ऊपर इतना टाइम लगा। और बोल्ट बनाने में देखो दोस्तों, बोल्ट्स बनाने में लगा
3 घंटे मशीन ए के ऊपर और 1 घंटा मशीन के ऊपर, मशीन बी के ऊपर। तो इसमें लिखेंगे 3 आवर्स और इसमें लिखेंगे 1 आवर। ठीक है ये। और टाइम, ये कितने टाइम के लिए अवेलेबल है? दोनों मशीन 12-12 घंटे के लिए, ये भी 12 घंटे के लिए अवेलेबल है, ये भी 12 घंटे के लिए। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम टाइम है इसका वो होगा 12 आवर्स। ठीक है। मशीन बी का भी जो मैक्सिमम टाइम है वो कितना है? 12 आवर्स। ये हमने दोस्तों रफ लिख लिया। ठीक है। अब हम बनाएंगे क्या, इसकी टेबल बना लेंगे अच्छी तरह से। तो देखो एक चीज़ और है, हमने क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन करना पड़ेगा। मैक्सिमम प्रोडक्शन मतलब जेड को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। तो बनाते हैं टेबल हम। तो टेबल ऐसे ही बना लेते हैं। चलो, तो इसमें से लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे मशीन ए, ये तो मशीन ए है। और यहाँ पे लिख लेंगे मशीन बी, मशीन बी। देखो दोस्तों, ये नट यहाँ पे लिख लेंगे नट्स, यहाँ पे लिख लेंगे बोल्ट्स, और यहाँ पे लिख लेंगे टाइम अवेलेबल, कितने टाइम के लिए मशीन अवेलेबल है। ठीक है, टाइम अवेलेबिलिटी। ठीक। तो ये देखो नट बनाने के लिए मशीन एक कितना टाइम है यहाँ पे, 1 आवर। ठीक है। और मशीन बी के पास देखो, देखो मशीन ए का ये लिख रखा नट के लिए, केवल नट के लिए है। तो मशीन बी के पास कितना टाइम है, 3 आवर्स एक पैकेज बनाने के लिए। ठीक है। और इसमें देखो मशीन ए में जो बोल्ट बोल्ट बनेगा कितने घंटे के लिए लगेगी टाइम एक पैकेज के लिए, 3 आवर लगेंगे दोस्तों। ठीक है। और मशीन बी में बोल्ट के लिए 1 आवर। तो यहाँ पे ऐसे लिख लिया। और टाइम कितना अवेलेबल है इसके पास, मैक्सिमम या ऑलमोस्ट एक ही बात होती है। ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे 12 आवर्स। इसके पास भी ऐसे ही है, मशीन भी है जो, वो भी मैक्सिमम ऑलमोस्ट 12 आवर्स ऐसे लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है। तो अब देखो, अब हमने माना है एक्स और वाई। एक्स और वाई किसको माने, हम ये मान लेंगे कि जो नंबर ऑफ नट्स के जो पैकेज है ना वो एक्स है हमारे पास, और जो बोल्ट के पैकेजेज हैं वो कितने हैं, वाई हैं। ये नट्स के पैकेजेज हैं, ये बोल्ट्स के पैकेजेज, ये हमने मान लिए एक्स और वाई। ठीक है। इनकी क्वांटिटी मान ली कि एक दिन में इतना प्रोडक्शन होगा। ठीक है। तो इसमें ऐसे लिख लेंगे हम, लेट द नंबर ऑफ पैकेजेज ऑफ नट्स बी एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ पैकेजेज ऑफ बोल्ट्स के मान लिए वाई। ठीक है। ये मान लिए दोस्तों हमने, एक्स नट्स के मान लिए, बोल्ट्स के वाई मान लिए। ठीक है। इतना काम कर लिया। तो अब देखो, तो प्रोडक्शन को क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्शन हम लेते हैं जेड। तो उसमें क्या आएगा, नट भी आएंगे और बोल्ट भी आएंगे। नट के पैकेजेज प्लस में बोल्ट के पैकेजेज, तो एक्स प्लस में वाई, ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्शन बन जाएगा। और इसको हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना दोस्तों, मैक्सिमम प्रोडक्शन दिखाना, ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ठीक है। तो देखो, तो प्रॉफिट कितना, देखो एक बार इसमें देखते हैं क्वेश्चन में। जो ये देखो नट के ऊपर तो ये 17.50 है रुपये, इतना प्रॉफिट है, और बोल्ट के ऊपर 7 रुपीज़। तो देखो प्रॉफिट को हम ऐसे लिख देंगे, जेड इक्वल टू 17.50x प्लस में 7y। तो यहाँ से प्रॉफिट निकल जाएगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालेंगे दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, फिर यहाँ पे रख देंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। इतना काम कर लिया दोस्तों। अब इसमें देखो, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। किस किस के लिए लिखेंगे, देखो मशीन ए का जो टाइम है ना वो 12 आवर है, मशीन बी का कितना टाइम है, 12 आवर है। ठीक है। तो हमारे पास इतने नट हैं, इतने नट नहीं, इतने पैकेजेस हैं दोस्तों। ठीक है। एक पैकेज बनने के लिए, देखो मशीन ए के ऊपर नट का एक पैकेज बनने के लिए 1 घंटा लगता है। ठीक है। और ये बोल्ट के लिए है, तो
बोल्ट का एक पैकेजेस बनने के लिए मशीन ए के ऊपर कितना टाइम लगता है, 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो मशीन ए का टाइम क्या लगेगा, नट प्लस में बोल्ट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स प्लस में 3y, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएंगे फिर, क्योंकि मैक्सिमम है दोस्तों, तो लेस देन इक्वल टू साइन लगा देंगे यहाँ पे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो मशीन ए की जो टाइम की इक्वेशन है वो लिखते हैं यहाँ पे। मशीन ए का जो टाइम है उसकी इक्वेशन है दोस्तों हमारे पास, देखो नट के एक पैकेज के लिए लगेगा यहाँ पे 1 घंटा, तो x लिख देंगे यहाँ पे 1x, ठीक है। और बोल्ट के लिए 3y, 3 घंटे ना यहाँ पे, तो 3y लिख देंगे। और एट मोस्ट कितना टाइम है, 12 घंटे, मैक्सिमम टाइम 12 घंटे है, तो लेस देन इक्वल का साइन लगाएंगे। ये तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हम, इससे कम ले सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके इक्वल भी ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल का साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मशीन बी का टाइम आ जाओ। मशीन बी का जो टाइम है उसकी इक्वेशन नट में लगेंगे, देखो एक पैकेज में 3 आवर लगते हैं, तो एक्स पैकेज में 3x लिखेंगे यहाँ पे, 3x। और बोल्ट में y लेस देन इक्वल टू 12 आवर, ये होगा, ठीक है। और एक्स वाई क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, क्योंकि ये हमने क्वांटिटी मान ली पैकेजेस की, ठीक है। तो वो 0 कभी नहीं होती, तो ये मान लिया। तो ऐसे लिखेंगे अब इसमें हम फिजिबल रीजन, द फिजिबल रीजन डिटरमाइन बाय द कॉन्स्ट्रेंट्स। तो ये इक्वेशन लिखते हैं दोस्तों इसमें, x प्लस में 3y इक्वल टू 12, मशीन बी की 3x प्लस में y इक्वल टू 12। तो बॉक्स बना लेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें, ये ठीक है। एक्स वाई लिख लेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, y की 0 पुट करेंगे तो x की आ जाएगी 12। इसी प्रकार से इसमें वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की 12 आ जाएगी, y की 0 करेंगे तो x की 4 आ जाएगी। तो अब हम बनाते हैं दोस्तों ग्राफ। देखो एक बार, ये हमारे पास ग्राफ है, तो क्वेश्चन नंबर है ये 4 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 डाल देते हैं इसके ऊपर। तो देखो छोटी छोटी वैल्यू हमारे पास, तो एक का ही डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये हो जाएगा x और ये है y, यहाँ पे y डैश x डैश, ओरिजिन है 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये डाल दिया दोस्तों, ठीक है। पहले देखो पहला पॉइंट 0 4 है ना, तो 0 x की वैल्यू है, y की 4 है, तो ये आ जाएगा a, तो इसमें लिख लेंगे 0 4। b पॉइंट है 12 0, तो 12 ये है और 12 0 ये है, ठीक है, b आ गया, तो 12 0 लिख दिया इसमें। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इस लाइन की जो इक्वेशन है दोस्तों वो हमारे पास है ये वाली, ठीक है, ये वाली इक्वेशन है। तो इसमें लिख देंगे हम x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 12, ये लिख दिया हमने। अब इसमें आते हैं दोस्तों 0 12, 0 ये है 12 ये है, तो पॉइंट सी नाम रख देंगे इसका 0 12, और पॉइंट डी है 4 0, तो 4 0 ये है, तो डी रख देंगे 4 0। इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, सी डी को मिला देंगे हम, तो ये लाइन बन जाएगी हमारे पास ये वाली। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ये बन गई, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन लिखते हैं दोस्तों, ये हो जाएगी 3x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। ये वाली इक्वेशन लिख दी दोस्तों, मशीन बी वाली, ठीक है। तो ये बन गया दोस्तों। अब देखो शेड किस साइड में होगी, ठीक है, नीचे होगी या ऊपर होगी, ठीक है। तो नीचे ओरिजिन की तरफ होती है, ऊपर ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो अब देखो यहाँ पे लेस देन का साइन है, यहाँ पे भी लेस देन का साइन है, तो लेस देन का साइन है तो इसका मतलब शेड होती है, हमें पता है डाउनवर्ड्स, ठीक है। डाउनवर्ड्स मतलब ओरिजिन की तरफ, दोनों लाइनों में एक जैसा ही साइन है, तो ओरिजिन की तरफ क्या होगी, शेड होगी दोस्तों, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव हमारे, तो दोनों का जो देखो इसकी शेड इस डायरेक्शन में होगी, इसकी शेड इस डायरेक्शन में होगी,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों का जो कॉमन एरिया आएगा ये फिजिबल रीजन बन जाएगा, ठीक है, ये वाला बनेगा दोस्तों, ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्राफ पे दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ साफ कि 3 3 है, इसको नाम पॉइंट ई डाल लेंगे और 3 रख लेंगे, ठीक है। और यदि हमें ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, वो भी हम दिखा देंगे पेपर में करके। देखो एक बार, सबसे पहले पॉइंट ई ये निकाल लेंगे। इक्वेशन हमारे पास है x प्लस में 3y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। जो सेकेंड इक्वेशन है दोस्तों वो है हमारे पास 3x प्लस में y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x है ना, तो इसको भी 3x बना लेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 9y इक्वल टू 36। जो सेकंड इक्वेशन है बिल्कुल सेम टू सेम लिख लेंगे, इसको माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8y इक्वल टू 24, 8 से कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यूज कर लेंगे नीचे वाली इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 2 का। 3x प्लस में y कितना है, 3 है, इक्वल टू 12, 3x इक्वल टू 12 माइनस में 3 इस साइड आ जाएगा, 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 अपॉन में 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो पॉइंट ई आ गया दोस्तों हमारे पास, x और y 3 और 3, ठीक है। और यही हमने देखो ग्राफ से निकाला था, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पे निकाल दिया ये, ठीक है। अच्छा, अब हम लिखेंगे, देखो ये कॉर्नर पॉइंट्स ये लिखेंगे अब, तो इसमें हो जाएगा द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर। एक तो हमारे पास A है 0 4, एक E है जो हमने अभी भी निकाला है 3 3, और एक D है 4 0, और एक है दोस्तों ओरिजिन 0 0। तो देखो अब हम बना लेंगे कॉर्नर वाली टेबल, तो इस पे ऐसे लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और Z लिख लेंगे यहाँ पे, जो प्रोडक्शन है उसमें हम नट प्लस में बोल्ट दोनों लिखेंगे, ठीक है। Z को हमने क्या करना है, मैक्सिमम, ताकि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा दोस्तों, मैक्सिमम हो जाएगा। पॉइंट ए लेंगे 0 4 है ना, तो ये हो जाएगा 0 प्लस में 4, Z की वैल्यू आ गई 4। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है हमारे पास E 3 3, तो Z हो गया यहाँ पे 3 प्लस में 3, क्योंकि x और y की जगह पे 3 रखेंगे, तो Z हो गया 6। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है D 4 0, Z इक्वल टू 4 प्लस में 0, Z इक्वल टू 4, Z की वैल्यू 4 आ गई दोस्तों। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है O ओरिजिन 0 0, Z इक्वल टू 0 प्लस में 0, Z इक्वल टू 0, ये आ गई दोस्तों। अब ये देखो Z की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, ये रही, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन होगा दोस्तों वो नंबर ऑफ पैकेजेस हमने 6 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे हम इसमें द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स इज 6 पैकेजेज। एक दिन में कितने पैकेजेस बनाने पड़ेंगे, 6। किस पॉइंट पे है दोस्तों, पॉइंट ई पे है, एट पॉइंट ई, और इसके कोऑर्डिनेट 3 3 हैं, ठीक है। ये हमने क्या माना था, ये तो x है और ये y है। x को हमने क्या माना था, नंबर ऑफ नट्स, और y को नंबर ऑफ पैकेज ऑफ बोल्ट्स, ठीक है। ये 3 पैकेजेस तो हमने नट्स के बनाने पड़ेंगे दोस्तों, और 3 पैकेजेस बोल्ट्स के बनाने पड़ेंगे, तो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो हमने मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालना है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए x और y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम। तो ये देखो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू 17.50x प्लस में 7y, ये बन जाएगा हमारे पास 17.50, x की जगह पे 3, y की जगह पे भी 3, तो ये बनेगा हमारे पास 52.50 प्लस में 21। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया दोस्तों हमारे पास ₹73.50। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भी आंसर हो जाएगा।
और ये भी आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रूज ए एंड बी। स्क्रू ए और स्क्रू बी 2 टाइप के बनाती है दोस्तों ये फैक्ट्री, ठीक है। ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 मशीन। प्रत्येक टाइप का स्क्रू, जैसे ए है, ए टाइप का क्या किसकी जरूरत होती है, 2 मशीनों की जरूरत होती है उसको बढ़ने के लिए, ठीक है। एक तो ऑटोमेटिक मशीन की, एक हैंड ऑपरेटेड मशीन की, ठीक है। इट टेक्स 4 मिनट ऑन द ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए। स्क्रू ए का एक पैकेट बनने के लिए 4 मिनट तो लगते हैं ऑटोमेटिक मशीन पे और 6 मिनट लगते हैं हाथ से चलने वाली मशीन पे, ठीक है। अच्छा, वाइल इट टेक्स 6 मिनट्स ऑन ऑटोमेटिक एंड 3 मिनट्स ऑन द हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर ए पैकेज ऑफ स्क्रू बी। स्क्रू बी बनने के लिए दोस्तों क्या होता है, 6 मिनट तो लगती है ऑटोमेटिक मशीन पे और 3 मिनट लगती है हैंड ऑपरेटेड मशीन पे, ठीक है। ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर द एट मोस्ट 4 आवर। दोनों मशीन, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक मशीन भी और हैंड ऑपरेटेड मशीन भी 4 घंटे से ज़्यादा के लिए अवेलेबल नहीं है हमारे पास। 4 घंटे ही हम उनका यूज कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। द मैन्युफैक्चरर कैन सेल ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹7 और स्क्रू बी को प्रॉफिट ₹10 पे। जो स्क्रू ए है उनको ₹7 प्रॉफिट पे बेचता है और स्क्रू बी को ₹10 प्रॉफिट पे बेचता है। एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द स्क्रूज ही मैन्युफैक्चर्स। ये मानना हमने कि उसने सारे के सारे स्क्रू बेच दिए, टाइप ए के भी और टाइप बी के भी। हाउ मैनी पैकेजेज ऑफ इच टाइप शुड द फैक्ट्री ओनर प्रोड्यूस्ड इन ए डे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। देखो दोस्तों, प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होता है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और सारे को बेच दे, ठीक है। डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो इसका मतलब क्या होगा, हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालना है सबसे पहले, उसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से देख के, ठीक है। यहाँ से ₹7 तो ए पे हो रहा है प्रॉफिट और ₹10 बी पे। तो देखो दोस्तों क्या बोल रखा है उन्होंने, थोड़ी सी बड़ी ही स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर है 5 हमारे पास। हम डायरेक्ट इसकी टेबल बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे टेबल बनानी है, ठीक है। आप पेपर में भी डायरेक्ट टेबल बना सकते हैं इस प्रकार से। तो देखो दोस्तों, आपने क्या लिखना है इसमें, इस प्रकार की टेबल बनाते हैं हम। इस प्रकार से बना लेना दोस्तों आपकी। तो इसमें देखो, ये टेबल होगी, इसमें लिखेंगे हम ऑटोमेटिक मशीन। एक तो है हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन, एक है हैंड ऑपरेटेड मशीन। हैंड ऑपरेटेड मशीन, और वो क्या बनाती हैं, एक तो स्क्रू ए बनता है वहाँ पे, ठीक है, स्क्रू ए। और दूसरे टाइप के स्क्रू बनते हैं फैक्ट्री में, स्क्रू बी। ये तो एक टाइप के हैं, ये दूसरे टाइप के, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये दे रखा है दोस्तों, इसमें 4 मिनट तो ऑटोमेटिक मशीन पे लगते हैं और 6 मिनट लगते हैं हैंड ऑपरेटेड पे। किसको लगते हैं, स्क्रू ए को। ये जो स्क्रू ए है ना, 4 मिनट तो लगते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन पे और 6 मिनट लगते हैं हैंड ऑपरेटेड मशीन पे स्क्रू ए का एक पैकेज बनने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब स्क्रू बी का एक पैकेज बनने के लिए इसमें लिख रखा है 6 मिनट तो लगते हैं ऑटोमेटिक मशीन पे, 6 मिनट्स, और हैंड ऑपरेटेड पे लगते हैं 3 मिनट्स। ये लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है, इतना काम कर लिया। अब देखो, अब इसमें लिखेंगे ऑटोमेटिक मशीन कितने टाइम के लिए अवेलेबल है हमारे पास और हैंड ऑपरेटेड कितने टाइम के लिए है, ठीक है। तो इसमें ऊपर लिख दें अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, ठीक है। तो ये जो मशीन है ऑटोमेटिक, ये मैक्सिमम 4 आवर के लिए मिल सकती है, ठीक। और जो ये मशीन है, ये मैक्सिमम ये भी 4 आवर के लिए मिल सकती है, जो हैंड ऑपरेटेड मशीन, हाथ से चलने वाली मशीन। तो यहाँ पे मिनट दिए गए हैं, तो इसको भी हम मिनट में बदल लेंगे। 4 × 60 240 मिनट्स आ गए, ठीक है। 240 मिनट के लिए मशीन ऑटोमेटिक मशीन मिलेगी और 4 × 60 ये भी 240 मिनट्स के लिए मिलेगी दोस्तों, ठीक है।
अब देखो टोटल प्रोडक्शन, हमने जेड मान लिया। ये देखो यदि हम इसको एक्स मान लें, स्क्रू ए को, इतने पैकेज बने स्क्रू ए के, ठीक है, और स्क्रू बी के वाई पैकेजेस बने, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ये हमने मान लिया दोस्तों कि स्क्रू ए के पैकेजेस इतने बने एक्स और स्क्रू बी के बने वाई पैकेजेस। तो जो टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा दोनों का जोड़ कर देंगे हम, और इस प्रोडक्शन को हमने करना है मैक्सिमाइज, क्योंकि हमने मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट देखो, इसको मैक्सिमाइज कर देंगे दोस्तों, तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्रू ए को बेचना है 7 रुपये प्रॉफिट पे और स्क्रू बी को 10 रुपये पे, तो 7x प्लस में 10y। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट रुपीज में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसकी लैंग्वेज लिख देंगे दोस्तों। तो इसमें लिखेंगे लेट फैक्ट्री प्रोड्यूस टाइप ए स्क्रूज पैकेजेज, मान लो बी एक्स, ये मान लो एक्स, ठीक है। ये जो हमने लिखा था यहाँ पे, ये हमने ये लिख दिया, जो हमने यहाँ पे लिखा ना दोस्तों, ये एक्स और वाई, उसी को यहाँ पे लिख रहे हैं। लेट फैक्ट्री प्रोड्यूस टाइप ए स्क्रूज पैकेजेज बी एक्स एंड टाइप बी स्क्रूज पैकेजेज, ये हमने वाई मान लिया दोस्तों, ठीक है। इसको एक्स मान लिया टाइप ए को और टाइप बी को वाई मान लिया, इतना काम कर लिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे दोस्तों, ठीक है। देखो ऑटोमेटिक मशीन के टाइम की इक्वेशन कैसे बनेगी, 4x प्लस में 6y लेस देन इक्वल टू 240, ऐसे बन जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिक मशीन के टाइम की इक्वेशन, हैंड ऑपरेटेड मशीन के टाइम की इक्वेशन, ठीक है ना। क्योंकि इतने पैकेजेस हैं, एक पैकेज पे इतना टाइम लगता है, तो इतने कितना लगेगा 4x, तो इतने पैकेजेस हैं स्क्रू बी के, तो एक पैकेज पे 6 मिनट लगता है, तो टोटल पे कितना लगेगा 6y। तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक मशीन का जो टाइम की इक्वेशन है उसको लिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं। ऑटोमेटिक्स मशीन टाइम, जो ऑटोमेटिक मशीन का टाइम है दोस्तों वो लिखता हूँ 4x प्लस में 6y, 4x प्लस में 6y। देखो मैक्सिमम है दोस्तों ऑलमोस्ट, तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 240 आएगा, ठीक है। और जो हमारी हैंड ऑपरेटेड मशीन है, हैंड ऑपरेटेड मशीन, उसके लिए 6x प्लस में 3y, 6x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 240, टाइम दोनों के लिए सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी हमारे पास, और x और y को क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, ठीक है। तो हमने इसको ये माना था x और y, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे इसमें हम, द फिजिबल रीजन इज डिटरमाइन बाय द कॉन्स्ट्रेंट्स, इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ दोस्तों पूरा। मशीन ऑटोमेटिक मशीन है ना जो, उसको लिख रहा हूँ 4x प्लस में 6y इक्वल टू 240। हैंड ऑपरेटेड मशीन है 6x प्लस में 3y इक्वल टू 240। एक्स वाई, यदि x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आएगी। यदि y को 0 पुट कर दें तो 4 से ये कैंसिल होगी, कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी x की वैल्यू। इसी प्रकार दोस्तों x और y के यहाँ से निकाल लेंगे। यदि x को 0 पुट कर दिया जाए तो ये 80 आ जाएगी, ठीक है, y की वैल्यू। यदि y को 0 पुट कर दिया जाए तो ये आ जाएगी 40। अब बनाएंगे दोस्तों हम ग्राफ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो अब बनाते हैं ग्राफ। तो देखो ये x की वैल्यू 60 है और y की जो मैक्सिमम वैल्यू 80 है, तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू है तो हम डिफरेंस ले लेंगे 10 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों x डैश x, y डैश और y, ये ले लिया हमने। ये ओरिजिन है 0 0, सबसे पहला पॉइंट है 0 40,
तो 0 ये है, 40 लिख लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है, यहाँ तक ले लिया। इसी प्रकार 10 20 30 40 50 60 70 80 90। तो देखो दोस्तों 0 40 है ना, 0 ये है एक्स की वैल्यू और वाई की 40 है, तो ले लेंगे ए 0 40। अब बी पॉइंट है 60 0 है, तो 60 ये रहा, 0 ये है, ठीक है, तो बी 60 0। अब इस पे आ जाओ, 0 80 है ना, तो 0 ये है, 80 ये रहा, ठीक है। पॉइंट सी है 0 80, पॉइंट डी है 40 0, ये रहा 40 और 0 ये लिख लिया दोस्तों। अब ए और बी को मिलाओ, एक लाइन तो ये बन गई हमारे पास ए और बी को मिलाने से। अब सी और डी को मिला दो, दूसरी लाइन ये बन गई दोस्तों, इस प्रकार से बन गई। जो ये लाइन की इक्वेशन है उसको लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 4x प्लस में 6y लेस देन इक्वल टू 240, इस वाली इक्वेशन को लिख रहा हूं दोस्तों, 6x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 240, ये लिख दिया दोस्तों मैं, ठीक है। इसको देखो, इसको हम 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, 2 से छोटी इक्वेशन हो जाएगी थोड़ी सी, इसको 3 से कर सकते थे हम, ठीक है। तो देखो इतनी नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं। तो ये देखो दोस्तों, सबसे पहले हम शेडेड पोर्शन देखते हैं कि कहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो साइन है वो लेस देन का, इसमें भी लेस देन का है, ठीक है, दोनों में लेस देन का है, तो लेस देन का साइन है, तो इसका मतलब जो शेड होगी वो हमारी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होगी, ठीक है, नीचे की तरफ, मतलब ओरिजिन की तरफ दोनों लाइन होगी, याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, इसमें ओरिजिन की वैल्यू पुट करेंगे, तो 0 प्लस में 0 लेस देन इक्वल टू 240, दोनों में 240 है, लेस देन है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया, तो इसका मतलब जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे वैल्यू डाली थी, तो उसी पॉइंट की डायरेक्शन में क्या होगी, शेड होगी, दोनों लाइन होगी, ठीक है, दोनों लाइनों के लिए ट्रू है दोस्तों ये। तो इस प्रकार से, तो इसका इस लाइन का जो शेडेड पोर्शन है वो नीचे की तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, इसका नीचे की तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों का कॉमन ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे कॉर्नर जो शेडेड पोर्शन है, बाउंडेड रीजन है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इस पॉइंट को हम ई मान लेंगे, ठीक है। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक्स की वैल्यू तो 30 है यहाँ पे और वाई की 20 है, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे ये, ठीक है। यदि हम निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं दोस्तों हम, ठीक है। तो देखो निकाल कर देते हैं ऊपर, पॉइंट ई ये हमने निकालना है, तो इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं एक बार, 4x प्लस में 6y इक्वल टू 240, इक्वेशन नंबर 1, 6x प्लस में 3y इक्वल टू 240, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन लिख ली दोस्तों, ये वाली लिख ली और ये वाली लिख ली यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसके कोफिशिएंट मैच करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बनेगा हमारे पास, देखो ऊपर वाली इक्वेशन को तो बिल्कुल सेम टू सेम लिख लेंगे, 4x प्लस में 6y इक्वल टू 240, और नीचे वाली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12x प्लस में 6y इक्वल टू 480, माइनस कर देंगे, इससे कैंसिल होगी, तो -8x इक्वल टू माइनस के 240, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगी, ठीक है, 30। अब देखो, अब हम इसका इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे नीचे वाली को, तो x की वैल्यू आ गई 6 इंटू एक्स कितना होगा 180 प्लस में 3y इक्वल टू 240, 3y इक्वल टू 240 माइनस में 180 ये साइड आ जाएगा, 3y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 20, यहाँ से भी आगे दोस्तों देखो जो हमारा पॉइंट ई है वो 30 और 20, ठीक है। ग्राफ से भी क्या आया था हमारे पास, 30 और 20 आया था, ठीक, तो इसका मतलब दोनों ही ठीक है। अब देखो, अब हम लिखेंगे दोस्तों इसमें कॉर्नर पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना वो लिखते हैं इसमें, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर, एक तो हमारे पास है ए,
040 और एक है दोस्तों E 3020 और एक है, देखो दोस्तों ये शेडेड पोर्शन यहाँ तक है पूरा, ठीक है, याद रखना इसको। एक है D 40 और एक है O 00। अब हम टेबल बना लेते हैं कॉर्नर पॉइंट वाली। ये देखो इसमें लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स और इसमें लिखेंगे मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है उसको, इसको हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना। तो कॉर्नर पॉइंट पहले वाला है दोस्तों A 040, तो Z इक्वल टू 0 प्लस में 40, Z इक्वल टू 40 आएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों वो है E 3020, तो Z इक्वल टू 30 प्लस में 20, तो प्रोडक्शन कितना हो गया इसमें 50 हो गया दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट है D हमारे पास ये रहा 40, तो Z इक्वल टू 40 प्लस में 0, तो प्रोडक्शन हो जाएगा 40 पैकेजेस, ठीक। अगला पॉइंट है O ओरिजिन, तो Z इक्वल टू 0 प्लस में 0, तो Z इक्वल टू 0, प्रोडक्शन 0 हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम देखो दोस्तों, मैक्सिमम हमारे पास Z की वैल्यू 50 है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम प्रोडक्शन इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, ठीक है। ये तो X हो गया, ये Y हो गया। X हमने क्या माने थे, स्क्रू A, और Y क्या माने थे, स्क्रू B। तो स्क्रू A के पैकेजेस हमने इतने बनाने हैं, स्क्रू B के इतने बनाने हैं दोस्तों, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जाएगा 50, ठीक है। 50 पैकेजेस बनाने हैं दोस्तों, तो इसमें हम ऐसे लिख देंगे द मैक्सिमम प्रोडक्शन विल बी 50 पैकेजेस। एक दिन में कितने बनाने हैं, 50 पैकेजेस एट पॉइंट E और 30-20 इसके वर्टिसेस हैं। ये है स्क्रू A और जो 20 है दोस्तों ये हैं स्क्रू B, मतलब स्क्रू B के इतने पैकेजेस बनाने हैं, स्क्रू A के इतने बनाने हैं, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि मैक्सिमम तो हमने प्रोडक्शन तो निकाल लिया दोस्तों, ठीक है, 50 पैकेजेस। अब मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालना है, ठीक है। उसके लिए हमें गिवन था, देखो यहाँ पे ये रहा, शुरू में हमने निकाल लिया था, ठीक है। स्क्रू A को तो 7 रुपये प्रॉफिट बेचना है और स्क्रू B को 10 रुपये प्रॉफिट पे, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे Z इक्वल टू 7x प्लस में 10y, Z इक्वल टू x और y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। इसमें x की वैल्यू तो ये है और y की ये है, 7 इंटू 30, 10 इंटू 20, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों 210 प्लस में 200, Z इक्वल टू 410, इतने रुपीज़ आ जाएगा दोस्तों, इसके आगे रुपीज़ लगा देंगे। ये हो गया दोस्तों मैक्सिमम प्रॉफिट, और मैक्सिमम प्रोडक्शन है 50 ये वाला, ठीक है, स्क्रू A और स्क्रू B का। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों इस प्रकार से। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।